ससुर जी, कृपा करके धीरे से संदूक खोलिए। अगर आज सासू माँ जीवित होती तो यह देखकर उनकी जान ही निकल जाती। मैं लगातार विनती कर रही थी, पर ससुर जी ने मेरी एक ना मानी। जो उनके दिल में था, उस दिन उन्होंने वह सब कर ही डाला। आखिर यह सब हुआ कैसे? वह पूरी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगी। मेरा नाम माया है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं और मेरे ससुर जी पुणे के एक मकान में रहते हैं। 1 वर्ष पहले ही मेरी सासू माँ का बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनके जाने के बाद से ससुर जी बेहद गुमसुम रहने लगे थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या के सभी काम छोड़ दिए थे और अधिकांश समय घर पर खामोश ही बैठे रहते थे। मेरे पति कुछ वर्ष पहले एक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए थे और तब से मैं एक विधवा का जीवन अपने ससुर जी के साथ ही गुजार रही हूँ। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं हर रोज घर का सारा काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। मेरे जीवन में अब कोई अपना कहने वाला नहीं था। पति नहीं रहे, माता पिता भी नहीं थे और अब सासू माँ भी चली गई। शादी से पहले मेरा एक प्रेमी था, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दिया था। उस घटना के बाद से प्यार जैसी भावनाओं से मेरा विश्वास ही समाप्त हो गया था। सच कहूं तो मेरे जीवन में केवल अंधकार ही बचा था। ससुर जी का अकेलापन मुझे बहुत चुभता था। मैं चाहती थी कि वह दोबारा पहले की तरह हंसते बोलते हुए अपनी जिंदगी जिए। पहले वह अपने मित्रों से मिलते थे, उनके साथ बाहर जाते थे, पर सासू माँ के निधन के बाद उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। ज्यादा से ज्यादा पास की दुकान तक सब्जी लेने चले जाते। बस बाकी समय वे टीवी देखते रहते थे। क्राइम शो उनका पसंदीदा कार्यक्रम था। जब भी मैं ऑफिस से लौटती तो उन्हें वही देखते हुए पाती। मुझे वह कार्यक्रम कभी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें हमेशा किसी ना किसी महिला के साथ कुछ गलत ही दिखाया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी क्या मैं उन्हें फिर से पहले जैसा बना सकती हूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे उनकी बेरंग जिंदगी में फिर से खुशियां भर सकूं? एक रात की बात है। लगभग 2 बजे होंगे। मैं पानी पीने के लिए उठी। ससुर जी ऊपर के कमरे में सोते थे और मैं नीचे वाले कमरे में। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। घर में घना अंधेरा था। मैं डर गई। अगर मैं सीधे ऊपर जाती तो ससुर जी जाग जाते या घबरा सकते थे। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बिना आहट किए सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने उसे हल्के से धकेला और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गई। ससुर जी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी। उनके एक हाथ में उनका छोटा सा खिलाड़ी था और दूसरे हाथ में मोबाइल। वह मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हुए उस खिलाड़ी को सहला रहे थे। शायद इसी दौरान बिस्तर के पास रखा पानी का गिलास उनके हाथ से लगकर गिर गया था, लेकिन उन्हें उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दी। वह इतने तल्लीन थे कि दरवाजा खुलने की आहट भी नहीं सुनी। ससुर जी वीडियो देखते देखते खिलाड़ी के सिर पर तेल से मालिश कर रहे थे, जिससे वह पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था। सच तो यह है कि मुझे वहां से चुपचाप लौट जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस अवस्था में देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसलिए मैं वहीं खड़ी रही और बिना कोई आवाज किए उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी गति और तेज कर दी। उनके चेहरे पर कई तरह के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर कुछ ही पलों में उन्होंने एक गहरी सांस ली और खिलाड़ी ने अचानक से उल्टी कर दी, जैसे किसी पाइप से पानी का फव्वारा छूटा हो। उल्टी करने के बाद खिलाड़ी शांत हो गया। उन्होंने मोबाइल एक तरफ रखा और वैसे ही लेट गए। मैं धीरे से वहां से हटी और नीचे अपने कमरे में आ गई। नीचे आकर जो मैंने देखा और महसूस किया, उस पर यकीन करना मुश्किल था कि ससुर जी ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह तो स्वाभाविक है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ससुर जी एक पुरुष हैं
और अगर एक पुरुष अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस तरह करता है तो इसमें गलत क्या है? किसी लड़की को परेशान करने से तो यह कहीं बेहतर है। ऐसा सोचकर मुझे यह सब ठीक लगा। मैं सोचने लगी कि 1.5 साल हो गए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, तो उनकी इच्छा तो होती ही होगी। इसमें बुराई क्या है? अब जब उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा तो अपने खिलाड़ी का सहारा लेना ही पड़ेगा। वह और कर भी क्या सकते हैं? ऐसा सोचते सोचते मेरे मन में ख्याल आया कि इसका और क्या समाधान हो सकता है। तभी मुझे याद आया कि ससुर जी अपने खिलाड़ी को सहलाते हुए बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। मैंने उन्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। तब मुझे यकीन हो गया और समझाया कि ससुर जी को असल में क्या चाहिए। यही वह एक चीज थी जो उन्हें फिर से पहले की तरह खुश कर सकती थी। मैं बहुत देर तक इस बारे में सोचती रही कि मैं ससुर जी को खुश कैसे रख सकती हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अगर उनके जीवन में कोई साथी आ जाए तो वह कितने खुश रहेंगे, यह सोचते सोचते मैं सो गई। अगली सुबह जब ससुर जी नहाने गए तो मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। अचानक मुझे कल रात का दृश्य याद आया और मेरे मन में विचार आया कि एक बार देखूं तो सही कि ससुर जी मोबाइल में किस तरह के वीडियो देखते हैं। सुबह का समय था। ससुर जी बाथरूम में थे और मैं रसोई में चाय बना रही थी। लेकिन मेरा ध्यान उसी रात के दृश्य पर अटका हुआ था। मुझे अब उनकी तन्हाई का एहसास हो रहा था। एक स्त्री जब अकेली होती है तो सब उसके दुख को समझते हैं, लेकिन एक पुरुष जब अकेला होता है तो उसे बस मजबूत बने रहने के लिए कहा जाता है। वह अंदर से कितना टूट चुका है यह कोई नहीं जानना चाहता। मैंने धीरे से ससुर जी का मोबाइल उठाया। फोन पर लॉक नहीं था। हिस्ट्री खोली तो कुछ वीडियो के नाम दिखे। कुछ वैसे ही थे जैसा मैंने रात में सोचा था, लेकिन उनमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं थी। सब में भावनाएं थी। मुझे आश्चर्य हुआ। शायद वह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी खोज रहे थे। उसी दिन मैंने पहली बार उनके लिए अपने हाथों से दोपहर का भोजन बनाया, थोड़ा और ज्यादा प्यार से। जब मैंने उन्हें खाना परोसा तो उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। बहुत समय बाद उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। माया, तुम बहुत थक जाती हो, आराम भी कर लिया करो। उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराई। आपके लिए जो भी करती हूँ उसमें थकावट नहीं होती। वह कुछ नहीं बोले, बस एक लंबी सांस ली। शायद उनके मन में भी बहुत कुछ चल रहा था। उस रात मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उन्हें फिर से जीने की एक वजह दे सकती हूँ, और क्या वह वजह है मैं खुद बन सकती हूँ? इन्हीं सवालों में घिरी हुई मैं उस रात सो गई। अगली सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी, लेकिन मेरा ध्यान ऊपर वाले कमरे की तरफ ही था। ससुर जी नहाने गए थे और उनका मोबाइल नीचे मेज पर रखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मेरे हाथ अपने आप उस फोन की तरफ बढ़ गए। फोन अनलॉक था। मैं सीधे वीडियो प्लेयर में गई और वहां कुछ नाम देखे। रोमांटिक कहानी, ससुर बहू का प्यार, पिता बेटी की कहानी। यह देखकर मेरी सांसें थम गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में कोई भारी पत्थर रख दिया हो। पर हैरानी की बात यह थी कि यह कोई जबरदस्ती वाले सीन नहीं थे। जो वीडियो थे उनमें स्त्री को सम्मान दिया गया था, उसकी इच्छा पूछी गई थी। ससुर जी केवल अपनी भावनाओं के लिए यह सब देख रहे थे, ना कि किसी हवस के लिए। मैंने फोन बंद कर दिया, पर मेरा दिमाग अब सवालों से घिर चुका था। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्यारी, रोमांटिक और दिल को छूने वाली कहानी लेकर आई हूँ, जो आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में गर्माहट लाएगी। तो चलिए मेरी कहानी शुरू करते हैं। मैं अनन्या, नैनीताल, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में रहने वाली 23 साल की लड़की। यहाँ की झील की शांति, ठंडी हवाएं
और बर्फ से ढकी चोटियां मेरे दिल को हमेशा सुकून देती थीं। मैं एक छोटे से फूलों के स्टोर में काम करती थी, जहां मैं ताज़े फूलों की मालाएं बनाती और पर्यटकों की कहानियां सुनती। मेरा सपना था कि मैं एक दिन अपनी खुद की फ्लावर डिज़ाइन स्टूडियो खोलूं, जो नैनीताल की खूबसूरती को हर खास मौके पर सजा दे। मेरी जिंदगी सादी थी, सुबह फूलों को सजाना, दोपहर में अपनी डायरी में नए डिज़ाइनों के स्केच बनाना और रात को नैनी झील के किनारे सितारों को देखते हुए अपने सपनों को बुनना। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, जो मैं किसी से कह नहीं पाती थी, एक ऐसा प्यार जो मेरी जिंदगी को फूलों की तरह महकाए। मुझे नहीं पता था कि ये ख्वाहिश मुझे एक ऐसी प्यारी कहानी की ओर ले जाएगी, जो मेरे दिल को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ठंडी सुबह मेरे फूलों के स्टोर में एक नया चेहरा आया, विक्रम, 26 साल का एक युवक, जिसकी भूरी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह दिल्ली से नैनीताल आया था, शायद शहर की भागदौड़ से दूर कुछ शांति की तलाश में। उसका चेहरा शांत था और उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, जो मेरे दिल को छू गई। वह मेरे स्टोर में आया, एक गुलदस्ता मांगा और बोला, अनन्या, ये फूल मेरी माँ के लिए हैं। उनकी शादी की सालगिरह है। कुछ खास बन सकता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, विक्रम। मैं ऐसा गुलदस्ता बनाऊंगी, जो आपकी माँ को बहुत पसंद आएगा। उसने मेरे काम को ध्यान से देखा और तारीफ की, तुम फूलों से जादू करती हो। उसकी बातों में एक सादगी थी, जो मुझे बार बार उसकी ओर खींचती। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वह हमेशा अपने पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखता, जिस पर कुछ लिखा था, और उसे बार बार देखता, जैसे उसमें उसका कोई खास ख्वाब छुपा हो। हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। विक्रम मुझे अपनी माँ की कहानियां सुनाता, कैसे वह नैनीताल में पली बड़ी थी और कैसे वह उनके लिए हर साल यहाँ आता था। मैं उसे अपने फूलों के डिज़ाइनों के बारे में बताती और अपनी डायरी में बनाए स्केच दिखाती। हम अक्सर नैनी झील के किनारे टहलते, जहाँ लहरें और सितारे हमारी बातों के गवाह बनते। एक शाम, जब हम झील के पास एक बेंच पर बैठे थे, आसमान में बादल छाए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। विक्रम ने मेरी ओर देखा और कहा, अनन्या, तुम्हारी मुस्कान इन फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी बातें, विक्रम, इस झील से भी ज्यादा गहरी हैं। उसने मेरी आंखों में देखा, और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे दिल ने उसका कोई ख्वाब पढ़ लिया। लेकिन तभी उसका फोन बजा, और वह जल्दी से उठकर एक तरफ चला गया। मैंने सुना, वह किसी से धीमी आवाज में कह रहा था, मुझे वो जगह मिल गई है। आज रात मुझे वहां जाना होगा। मेरा दिल धक से रह गया। विक्रम आखिर क्या छुपा रहा था? कुछ हफ्तों बाद नैनीताल में एक फ्लावर फेस्टिवल होने वाला था। मैंने अपने कुछ खास फूलों के डिजाइनों को प्रदर्शित करने का फैसला किया। विक्रम ने मेरी बहुत मदद की। वह मेरे डिजाइनों को देखता, सुझाव देता और मुझे हौसला देता। उसकी हर बात मेरे मन में एक नई उम्मीद जगाती। फेस्टिवल के दिन मेरे डिजाइनों को बहुत सराहना मिली। विक्रम वहां था, कोने में खड़ा, मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ। लेकिन उसकी मुस्कान में एक हल्की सी उदासी थी, जो मुझे परेशान करती। फेस्टिवल के बाद, जब हम झील के किनारे टहल रहे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, विक्रम, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? वो कागज का टुकड़ा, तुम्हारी रात की गायबिया, ये सब क्या है? उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता झलकी। फिर उसने मेरे हाथ को थामा और कहा, अनन्या, तुम मुझ पर भरोसा करो। कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें सही वक्त पर बताऊंगा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। एक रात मैंने देखा कि विक्रम मेरे स्टोर के पास एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा था। उसके हाथ में वही कागज का टुकड़ा था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे किसी का डर हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। वह एक पुराने, टूटे फूटे कॉटेज में गया, जहां वह अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखने लगा।
मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। विक्रम चौंक गया और जल्दी से डायरी बंद कर दी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, विक्रम, ये सब क्या है? तुम रात रात भर कहाँ जाते हो? वो कागज में क्या लिखा है? वह हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने मुझे बैठने को कहा और अपनी डायरी मेरे सामने रख दी। उसने बताया कि वह एक लेखक है जो अपनी माँ के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए नैनीताल आया था। उसकी माँ ने एक उपन्यास शुरू किया था जो नैनीताल की एक प्राचीन प्रेम कहानी पर आधारित था, लेकिन उनकी बीमारी के कारण वह इसे पूरा नहीं कर पाई थी। विक्रम को वह कागज का टुकड़ा अपनी माँ से मिला था जिसमें उस कहानी का आखिरी हिस्सा और एक पुराने मंदिर का नक्शा लिखा था जहाँ कहानी का अंत छुपा था। विक्रम ने कहा, अनन्या, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे डर था कि ये मेरे लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे अधूरे ख्वाब का हिस्सा बनो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, विक्रम, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अनन्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मेरा दिल मेरी माँ का सपना पूरा करने से पहले पूरी तरह खुलने से डरता है। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। अगले कुछ हफ्तों में हमने मिलकर उस पुराने मंदिर की तलाश शुरू की। हमने नैनीताल के जंगलों में रात रात भर खोज की, पुराने नक्शे पढ़े और स्थानीय लोगों से बात की। एक रात जब हम मंदिर के पास एक गुफा में कहानी के सुराग ढूंढ रहे थे, अचानक कुछ स्थानीय गुंडों ने हमें देख लिया। वे उस मंदिर को लूटने की फिराक में थे और हमें गलत समझ बैठे। मेरी सांसें थम गई थीं। विक्रम ने मुझे अपने पीछे छुपाया और उनसे बात करने की कोशिश की। उसकी समझदारी और हिम्मत से हम बच निकले, लेकिन उस रात हम बाल बाल बचे। गुफा से बाहर निकलते ही विक्रम ने मुझे गले लगाया और कहा, अनन्या, तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। आज मुझे एहसास हुआ। मैंने भी धीरे से कहा, विक्रम, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। आखिरकार हमने उस मंदिर में एक पुराना डब्बा ढूंढ निकाला जिसमें विक्रम की माँ की डायरी थी। उसमें उनकी अधूरी कहानी का अंत लिखा था, एक प्रेम कहानी जो समय के साथ भुला दी गई थी। विक्रम ने उस कहानी को पूरा किया और उसे प्रकाशित करवाया। किताब को बहुत प्यार मिला। और दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी और रोमांटिक कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्यार और सपनों की ताकत को महसूस कर सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।